चीज के बारे में पढ़ेंगे वो यही सारा चीज कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, वह नर्वस सिस्टम। तो इससे बढ़िया हमको नहीं लगता है कि कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है। बोलिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिवीजन। तो टेस्ट कब है? 14 को है ना? आज कितना तारीख हो गया? 9। 5 days हर देयर। तो टेस्ट के पहले हम लोग को टाइम मिलेगा, तो जिस दिन टेस्ट है उसके पहले वाला लास्ट क्लास जो होगा उस दिन रिवाइज कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा याद रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ाएं। तो वही कह रहे थे कि आप लोग सो रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब बैक टू वर्क होने में थोड़ा सा मेहनत पड़ रहा है। तो ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये जिससे होता है वही है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बैठिए। अब देखिए, ऐसे तो पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए दो तरह के सिस्टम्स हैं, है ना। एक सिस्टम काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और दूसरा सिस्टम काम करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स, है ना। तो जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लेकिन अल्टीमेटली देखिएगा अंडर कंट्रोल ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होते हैं। तो मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि एंटायर जो सिस्टम है कंट्रोल का वो दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, एक जो कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है हमारे सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उससे हम लोग नर्वस सिस्टम नाम देते हैं। और जो केमिकल्स के थ्रू, मॉलिक्यूल्स के थ्रू, है ना, कंट्रोल करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारे कंट्रोल सिस्टम्स जो है ये वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू काइंड्स ऑफ सिग्नल्स। दो तरह के सिग्नल से ये काम करता है। एक यूज होता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा यूज होता है केमिकल। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो यूज करता है कम्स फ्रॉम, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये आता है नर्वस सिस्टम से, और केमिकल सिग्नल जो है ये आता है, कम्स फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से हमारे कंट्रोल के दो सिस्टम बने, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हम लोग को दोनों पढ़ना है, पर नर्वस सिस्टम इस चैप्टर में है और एंडोक्राइन सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर में, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर भी है। ठीक है, यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए हम लोग कैसे अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। वैसा इसलिए है, वो उस स्टेज ऑफ माइंड को कहते हैं एडिक्शन, उसको एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन हो गया क्या, वो रिपीट करना चाहता है उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को। जैसे जो ये आपको 12 तो पढ़ना भी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले में एक पार्ट है पूरा डेडिकेटेड इसी के लिए, जो एडिक्टेड हैं उनके लिए, एडिक्ट्स के लिए। उसमें दो तरह का एडिक्शन होता है, एक होता है कि अपने आप को आराम दे, रेस्ट में ले जाए, एक होता है अपने आप को एक्टिव रखे, एक्साइट कर। दो तरह का एडिक्शन होता है। तो ह्यूमन बॉडी या उनका जो माइंडसेट है वो उस स्टेज में जा नहीं पा रहा है,
तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर, उन्हें मॉलिक्यूल से कहेंगे कि ये सारे तो केमिकल्स है ना, तो कुछ मॉलिक्यूल्स लेके अपने आप को उस स्टेज ऑफ माइंड में ले जाना चाहते हैं, जैसे आराम करना चाहते हैं। तो वो कुछ मॉलिक्यूल कंज्यूम कर लिया और रेस्टिंग स्टेज में चला गया। कुछ है एक्साइट रहना चाहता है, एक्साइटेड रहना चाहता है, तो कुछ मॉलिक्यूल कंज्यूम किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। बात यह है कि उन्हीं मॉलिक्यूल्स के मदद से वो अपने डिजायर्ड स्टेट में रह पाता है, और जैसे ही वो उसका यूज छोड़ देता है वो वापस अपने ग्राउंड जीरो में आ जाता है। तो लगता है कि वो वाला स्टेट बढ़िया था, अभी जो है खराब है। तो इसीलिए बार बार उस स्टेट को रिपीट करना चाहता है, यही एडिक्शन है। इस विशियस साइकिल से वो बाहर नहीं आ पाता। तो उसी के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वो उसे सिखाया जाता है कैसे आप इन चीजों को कंट्रोल करें और अपने आप को नॉर्मलसी की तरफ कैसे लाएं। उन्हें समझाया जाता है कि हर चीज का एक लिमिट होता है, बियॉन्ड दैट हम वो कर नहीं सकते। तो जब ब्रेन समझ जाता है कि हाँ मेरा लिमिट कहाँ तक है, उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लेते हैं कोई बैल्कोनी के पास खड़ा है, इंपॉर्टेंट पेपर हाथ में रखे हुए था, हाथ से छूट गया, अब क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा। अब हमें पता होना चाहिए ना कि वहां से जाके हम ला नहीं सकते। अब कोई अगर ऐसा सोचे कि नहीं पेपर गिर रहा है, हम भी छलांग लगा के उठा कर ले आए, पेपर तो हाथ में आ जाएगा पर वो दुनिया से चला जाएगा। तो ये समझदारी आनी चाहिए जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं कि कहां तक हमको काम करना है, किसके बियॉन्ड नहीं करना। ये लिमिटेशन, ये बाउंड्री समझाया जाता है। जब वो इसको एडजस्ट करते हैं अपने लाइफ के साथ, है ना, सेटल कर लेते हैं, तब धीरे धीरे तो वो इससे बाहर आ जाते हैं। इसीलिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। एनीवे, सो नर्वस सिस्टम का ये वो पार्ट है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं माल फंक्शनिंग करने लगता है उस कंडीशन में। ओके, सो हम लोग देखें दो तरह का सिस्टम है। हम लोग अपने चैप्टर को इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अगले चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम जाएगा। पर यहाँ पे एक सेट ऑफ, है ना, कंपैरिजन होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादा क्या कहते हैं डोमिनेटिंग है या केमिकल सिग्नल ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो ओवरऑल देखिएगा, ये जो केमिकल सिग्नल्स है ना, ये केमिकल सिग्नल एक्चुअली हमारे बॉडी में पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन। जिस फॉर्म में ये जाते हैं हमारे बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं हार्मोन। अब ये हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड की खासियत क्या है, जैसे आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें तो 11th में नहीं था, 10th में पढ़े होंगे, है ना, न्यूट्रिशन वाले में, तो डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, एसिड, एल्कली, ये सब रिलीज होता है। तो देखिएगा उनके रिलीज होने का एक रास्ता होता है, एक डक्ट होता है, एक ट्यूब होता है। तो ट्यूब के मदद से साइट ऑफ एक्शन में आता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके पहले कहीं रिलीज हो गया तो डिजास्टर्स इफेक्ट देगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको स्टमक में ही आके, है ना, साइट ऑफ एक्शन उसका स्टमक है। अगर वो किसी दूसरे एरिया में चला गया तो वहां पे वो डिस्ट्रक्शन कर देगा, उसका वो साइट ऑफ एक्शन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे एक्टिव केमिकल्स हैं जिन्हें साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए किसी ट्यूब का जरूरत पड़ता है। पर मोटी बात क्या है, ये निकलते हैं किसी ग्लैंड से ही। तो ऐसे ग्लैंड जिनके पास ट्यूब है और ट्यूब के मदद से साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वो कहलाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनके पास ट्यूब होगा, डक्ट होगा, डक्ट के थ्रू अपने साइट ऑफ एक्शन तक केमिकल्स को पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो अपने यूजफुल मॉलिक्यूल्स को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए किसी ट्यूब का जरूरत नहीं समझते या किसी ट्यूब का सहारा नहीं लेते। वो एक ट्रांसपोर्टर का सहारा लेते हैं, और पूरे बॉडी में ब्लड से बेहतर कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर है नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल तक उसकी पहुंच है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। डायरेक्टली कैसे, ब्लड वेसल के आसपास जो सेल्स हैं वहां तक डायरेक्ट पहुंच है, और इनडायरेक्टली कहां, वैसे जगहों पे जहां ब्लड वेसल्स नहीं गए लेकिन लिम्फ जा रहा है ना, जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में देख चुके हैं लिम्फ का ओरिजिन कैसे होता है। तो जो ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू नहीं पहुंचा वो लिम्फ के थ्रू पहुंच जाता है। इसलिए ब्लड का पहुंच एंटायर बॉडी के हर एक सेल तक होता है। इसलिए वहां तक पहुंचाने के लिए हर जगह ट्यूब पहुंचाना तो संभव है नहीं। यही कारण है कि वो एक ट्रांसपोर्टर का मदद लेता है और ब्लड के थ्रू अपने, है ना, डिजायर्ड मॉलिक्यूल को साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाता है। ठीक,
अब साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को एक नाम दिया गया है, इन मॉलिक्यूल्स को नाम दिया गया है हार्मोन। डिफरेंस क्या है जो ट्यूब के थ्रू आते हैं और हार्मोन में, ये है कि जो ट्यूब के थ्रू आते हैं वो काफी हाई वॉल्यूम में आते हैं, हाई कंटेंट में, पर जो ब्लड के थ्रू आते हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनका काफी कम कॉन्सेंट्रेशन, काफी कम अमाउंट होता है, और ये कॉन्सेंट्रेशन नैनोग्राम से लेके माइक्रोग्राम के बीच में वेरी करता है। माइक्रोग्राम से ज्यादा जनरली नहीं होता। नैनोग्राम 10 टू द पावर -9 ग्राम और माइक्रोग्राम 10 टू द पावर -6 ग्राम। ठीक इस ड्यूरेशन, इस बीच में, है ना, उनका सिक्रेशन होता है, और इतना सफिशिएंट है हमारे बॉडी में एक्शन और इफेक्ट लाने के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, यानी हार्मोन्स इतनी ही मात्रा में रिलीज होते हैं, सोच सकते हैं। पर जो एंजाइम, मतलब ये से एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रिलीज नहीं होते, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड से ऐसा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है जो रिलीज होता होगा, है ना? सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं एमाइलेज। वो हमारे शुगर को, जो हम शुगर कंज्यूम करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पर वो टू सम एक्सटेंट करता है। फाइनल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हमारे पैंक्रियास से निकलने वाले एमाइलेज के थ्रू होता है। एनीवे, तो कहने का मतलब है सलाइवा में भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, पर सलाइवा सिर्फ एंजाइम नहीं है, उसमें बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी होते हैं, आयंस भी हैं उसमें, वाटर भी रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सलाइवा इज वेरी लार्ज। मतलब आप ऐसे समझिए कि हम जितना देर खाना खाते हैं, उस भोजन को स्वैलो करने के लिए जितना लिक्विड चाहिए, जितना फ्लूइड चाहिए, दिस ऑल इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा। तो मान लीजिए आप इतना चावल खाए, तो उसे, है ना, लिक्विफाई करने के लिए, सेमी सॉलिड बनाने के लिए, सानने के लिए, रफ टर्म में कर सकते हैं, जितना पानी चाहिए, दैट वाटर हैज कम अप फ्रॉम योर सलाइवा। तो सिंपल, यहीं से हम अगर शुरुआत करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिक्रेशन कितना ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट इन लीटर्स। और ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है, इट इज लीटर तो छोड़ दीजिए, मिलीलीटर का भी 1000वां हिस्सा है, माइक्रोलीटर। 1 मिलीलीटर में 1000 माइक्रोलीटर होता है, और 1000 माइक्रोलीटर के कम में ही उनका सिक्रेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी 1 मिलीलीटर भी रिलीज नहीं होता। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कितने कम मात्रा में वो मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं, हमारे पूरे सिस्टम को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम कर रहा है। अब नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, इसका वैल्यू इन वोल्टेज अगर मेजर करें, मिली वोल्ट रहता है। ठीक है, जैसे आपके बैटरी में मिली वोल्ट करंट रिलीज होते हैं, लाइक दैट। अब देखिए, दोनों के अपने काम करने का तरीका हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे चले, कौन ज्यादा पावरफुल, अगर हम लोग हर चीज में कंपैरिजन करने लगते हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग कि ये ज्यादा स्ट्रांग, तो मोस्ट ऑफन देखिएगा जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है वो मोमेंटरी होता है, यानी टेम्पोररी। फॉर एग्जाम्पल, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे कितने देर तक ऐसे देख सकते हैं, एक लिमिट है ना। जैसे हम आगे देख रहे हैं तो कितने देर तक लगातार आगे देखते हैं, दाएं बाएं होते ही हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो गर्दन अकड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी एक पोस्चर में बैठे हुए हैं, बहुत लंबे समय तक बिना हिले हुए उस पोस्चर में रह नहीं सकते, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये जो हम पोस्चरल बैलेंसेस बना रहे हैं, या जो भी हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, जिसके, है ना, क्या कहते हैं, अगेंस्ट में हम अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं होते, शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे हमने हाथ ऊपर किया, थोड़ी देर के बाद हाथ नीचे कर लेंगे, है ना। आंख खोले हुए हैं, थोड़ी देर के बाद ब्लिंक जरूर करेंगे। तो कहने का मतलब है, ये सब जो हम एक्शन कर रहे हैं, आंख खोलना, इधर देखना, हाथ हिलाना, गर्दन घुमाना, खड़े होना, बैठना, दिस ऑल आर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी हमारे नर्वस सिस्टम हमें
इन सारी चीजों को करने के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है। पर ये रिस्पॉन्सेस देख रहे हैं लॉन्ग टर्म है नहीं, है ना, एक स्टेज के बाद वो रिवर्ट करता है, दूसरे डायरेक्शन में जाता है। अब आइए केमिकल सिग्नल्स की बात करें। मोस्ट ऑफन केमिकल सिग्नल्स यानी ये जो हार्मोनल रिस्पॉन्सेस हैं, या तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं या परमानेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म का एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ले लीजिए कि हमने शुगरी डाइट लिया, मतलब हमारे भोजन में काफी शुगर था, कार्बोहाइड्रेट था, डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज बनेगा ब्लड में। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो एक हार्मोन है इंसुलिन, वो एक्टिव होगा और ग्लूकोज को उठा उठाकर हमारे लिवर में स्टोर करेगा। पर वो करता ही चला जाएगा तब तक जब तक कि उसको काउंटर करने के लिए दूसरा हार्मोन एक्शन में नहीं आएगा, दैट इज ग्लूकागॉन। फिर ग्लूकागॉन और इंसुलिन के कोऑर्डिनेशन से, क्योंकि ग्लूकागॉन क्या करता है, जैसे ही ग्लूकोज लेवल घटेगा ब्लड में, नहीं तो प्रॉब्लम होने लगेगा ना, शुगर कम हो गया तो फिर हम बेहोश होने लगेंगे, ब्लड ब्रेन को प्रॉपर शुगर कंटेंट नहीं जा रहा है, ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो वैसे कंडीशन में फिर दूसरे हार्मोन ग्लूकागॉन की मदद से वही स्टोर्ड ग्लूकोज को तोड़कर बाहर लाना पड़ेगा। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक दूसरे के बैलेंस से हमारे बॉडी के शुगर को मेंटेन कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल ग्लूकागॉन हटा दिया जाए, इंसुलिन क्या करता चला जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट है ना। अब परमानेंट इफेक्ट की बात करें, आप लोग 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, एक एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी चैप्टर था। तो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी चैप्टर में हम लोग ये पढ़े हैं कि एक स्टेज के बाद, चाइल्डहुड के बाद एडल्टहुड की तरफ हम जाते हैं जिस समय, उस समय हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये तो पढ़े। और देखे होंगे मेल में फीमेल में कैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसमें साफ टर्म में कहा गया है जब हमारे, है ना, उस पर्टिकुलर स्टेज में हमारा बॉडी आता है तो गोनाडल हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। गोनाडल हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरोन है मेल में और फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या चीज ये दोनों? हाँ हाँ, एस्ट्रोजन अलग है, प्रोजेस्टेरोन अलग है, दोनों का ओरिजिन ओवरी से होता है और टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है, जैसे देखते होंगे, ब्रॉडनेस ऑफ शोल्डर, स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स, है ना, होर्सनेस ऑफ द वॉइस, हेयर डेवलपमेंट ऑन द बॉडी एंड फेस। उसी तरह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का अलग अलग इफेक्ट देखते हैं। जैसे एस्ट्रोजन की मदद से क्या होता है, बॉडी में फैट कंटेंट बढ़ता है ना, चेंजेस इन द वॉइस आता है, उसके बाद इमोशनल चेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीजें। फिर प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट के कारण एक नया साइकिल बॉडी में शुरू होता है, इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, बॉडी में जो चेंजेस है वो आते हैं। पर आप देखे होंगे इनके वजह से हमारा बॉडी चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ जब जाता है तो उसी स्टेज में टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ रहता है। कभी देखें बूढ़ा फिर से वापस बच्चा बन गया, जो साइज बढ़ गया बॉडी का वो वापस रिड्यूस होकर वही माइनर टाइनी साइज में कन्वर्ट हुआ? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गोनाडल हार्मोन्स है, मतलब हार्मोन्स, इन हार्मोन्स ने जो हमारे बॉडी में चेंजेस लाए, दीज आर नॉट रिवर्सेबल, वो वापस नहीं होते। इसीलिए कहे कि जो केमिकल सिग्नल्स हैं, हार्मोनल सिग्नल्स हैं, ये या तो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, या परमानेंट चेंजेस लाने वाले होते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आप अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देखेंगे, ये टेम्पररी या शॉर्ट टर्म होते हैं। तो ऐसे अगर देखेंगे दोनों के बीच में कंपैरिजन, तो कौन ज्यादा पावरफुल, कौन ज्यादा स्ट्रांग लगता है? एंडोक्राइन, है ना, और ये माइनर है। पर एक चीज देखिए, अब और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का कंट्रोल सेंटर किसके पास रहता है? तो पिट्यूटरी के पास। जितने भी ग्लैंड्स है, 7-8 ग्लैंड्स आर देयर इन आवर बॉडी, आउट ऑफ देम आते हैं हाइपोथैलेमस में। इन सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, इन सभी ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी, राइट। उनसे जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, देखिएगा स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखा हुआ है, जैसे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी से और एक्टिव करता है किसको? थायराइड को। तो इस तरीके से जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, उन सब का ओरिजिन किससे है? पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। और पिट्यूटरी अंडर कंट्रोल जिसके बारे में आप कर रहे थे वो है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस डुअल फंक्शनल ऑर्गन है,
ये एक्चुअली है ब्रेन का पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट है, और नर्वस कंट्रोल में भी ये पार्टिसिपेट करता है ना। हमारे बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन और वाटर बैलेंस इसी की मदद से होता है। और दूसरी तरफ देखिएगा, ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है, और हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन निकलते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, वो जो हार्मोन्स है वो रिलीज होने के बाद पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया, मास्टर और मास्टर ग्लैंड, और ये मास्टर और मास्टर ग्लैंड है किसका हिस्सा, नर्वस सिस्टम का। तो अल्टीमेटली बात क्या निकली कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अंडर कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कहते हैं कि सुपीरियर सिस्टम ऑफ कंट्रोल कौन हो गया, नर्वस सिस्टम। तो हम लोग कहते हैं सिंस द endocrine system is controlled by hypothalamus, which is a part of nervous system. So the superior control system in our body is the nervous system. इसलिए हमारे बॉडी का सुपीरियर कंट्रोल सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया यहां तक? देखिए, लिखते भी रहिए, सुनते भी रहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये तो चैप्टर हटा दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, अदरवाइज डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके एंडोक्राइन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो ऑल टुगेदर आपको 7 चैप्टर्स इसमें थे, यानी 7 सिस्टम्स दिए हुए। 8वां सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो 12th में आपका दिया हुआ है। उसके पीछे रीजन है कि ये फिजियोलॉजी और मतलब स्ट्रक्चरल, इस सिस्टम का फिजियोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड है। रीजन क्या है, इसमें ऑर्गन और हार्मोन दोनों का इंटीग्रेशन है, और दोनों के इंटीग्रेशन से ये काम करता है। और कई जगह पे जैसे मेल में उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों एक जगह मीट करता है, तो वो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम मेल में हो जाता है। फीमेल में ये दोनों सिस्टम्स अलग रहते हैं। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत हाई लेवल में चला जाता है, इसीलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेपरेट करके दिखाया गया।
इसमें सेल डिवीजन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग इन 7 सिस्टम्स की बात करें, इन 7 सिस्टम्स को देखिए जैसे दिया गया है उसमें आप पाएंगे क्या, सबसे कंसाइज वे में, सबसे कम में निपटाया है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। सबसे ज्यादा करके दिया हुआ था डिटेल में या ब्रॉडनेस था डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आपको पढ़ने के बाद लगेगा ओह डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है। जाहिर सी बात है किसी को भी यही लगेगा, और ये सब छोटा है, थोड़ा थोड़ा में दे दिया आराम से निपट जाएगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी जितना आगे के तरफ के सिस्टम्स दिए हुए हैं ना, वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जितना पहले के सिस्टम्स है उतना सिंपल है। तो मोस्ट सिंपल इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन वो लंबा चौड़ा हो जाता है देखने में बाई पेजेस। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसको कम पेजेस में निपटाया गया है। रीजन क्या है, अगर उसको एलाबोरेट करने लगे तो अपने आप में एक एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अलग होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट फिर 2 तरह के, न्यूरोफिजिशियन है, न्यूरोसर्जन होते हैं, और एक और है साइकियाट्रिस्ट भी होता है। तो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस है मेडिकल साइंस में। साइकियाट्रिस्ट क्या है, देखिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये 2 तरह की एक्टिविटी करता है। एक तो हमारे स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, और दूसरा इसी के कंट्रोल से, इसी के कोऑर्डिनेशन से हमारे इमोशंस आते हैं। ठीक है, तो एक उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है, एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशन अगर गड़बड़ है तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट यानी नर्वस सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है। उसका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के रिफ्लेक्स से जो हमारा बिहेवियर आता है, उस बिहेवियर में गड़बड़ी। जैसे अभी आप बात की एडिक्शन का, तो एडिक्शन हमारे नर्वस सिस्टम के कमी की वजह से नहीं है, स्ट्रक्चरल पार्ट में कोई कमी नहीं है, इट इज अप टू द मार्क। बस हमारा जो डिजायर है, ये सारा चीज ये कंट्रोल से आता है, मतलब उसके डिफरेंट क्या कहा जाए, इमोशनल कंट्रोल से आता है। और इमोशनल कंट्रोल हमारे फोर ब्रेन में जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वहां से जनरेट होता है। फोर ब्रेन में जो कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको कहते हैं। सेरेब्रम सबसे हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सबको मिलाकर सबसे बड़ा पोर्शन हमारा होता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम में ऊपर का जो हिस्सा है जहां पे ग्रे मैटर है वो है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन, वो गलत है। तो कहने का मतलब है कि उसकी एक्टिविटी अलग ब्रांच ऑफ साइंस बन जाती है, वो है साइकियाट्रिस्ट। वो हमें बिहेवियर को कंट्रोल करना सिखाते हैं, तब जाके हम सोसाइटी में एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव कर सकते है ना। और दूसरा है स्ट्रक्चरल पार्ट। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में फिजिशियन भी उसको मतलब क्या कहते हैं, डील करता है, और अगर कहीं पे सर्जरी का जरूरत पड़ा तो न्यूरो सर्जन उसको हैंडल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा सिस्टम, छोटा क्या, जिसे हम लोग बहुत छोटे में समझ रहे हैं, उससे 3-3 ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड में आएगा ना। तो वही कहने का मतलब है, जो जितने छोटे में दिया हुआ है उतना वास्ट है। आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसको 2 पार्ट में पढ़े, एक में मसल्स देखे और एक में बोन्स देखे। ये ऑर्थोपेडिक्स एक अलग ही, ऑर्थोपेडिशियन का अलग ही स्पेशलाइजेशन होता है। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि जो चैप्टर जितना छोटे में दिया हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो उतना ही बड़ा है, उतना ही वास्ट है। एनीवे, तो अब आते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में इसी को डील किया गया है। तो आप देखेंगे जैसे मसल्स में आप देखें, मसल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट या फंक्शनल यूनिट क्या निकला, सार्कोमियर। सार्कोमियर निकला ना, जो मिनिमम लेवल पे स्केलेटल मसल में हम लोग पढ़े हैं जो। और मिनिमम लेवल पे अगर नर्वस सिस्टम में कहीं से एक्साइटेशन आएगा या किसी है ना इंफॉर्मेशन को आगे की ओर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ द रिफ्लेक्स होगा या सिग्नल होगा, वो किसके थ्रू होगा, इसके सेल के थ्रू। तो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, पर इससे पहले कि न्यूरॉन तक जाएं, पहले हम लोग इसको क्लासिफाई कर लें कि ये सिस्टम हमारा
किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम लोग नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में मेजर में बांटते हैं। एक है CNS, स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, NS फॉर नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है हमारा PNS यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो नाम बहुत सारा चीज बता रहा है। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे बॉडी के मेजर पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है और इनसे कंस्टिट्यूट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी मतलब क्या होगा? बाउंड्री। किसी भी जगह का पेरीफेरी मतलब क्या होगा? उस जगह का बाउंड्री। तो हमारी बॉडी के बाउंड्री से रिलेटेड जो नर्वस सिस्टम है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है। और फिर देखिएगा इसमें फर्दर 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 ब्रांचिंग होते चलेगा। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या है? ये डील करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, ठीक है, डील्स विथ नर्व्स। और ये फिर फर्दर डिवाइड हुआ है दो पार्ट में। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसमें एक और पार्ट हम लोग डाल सकते हैं, वो है विसरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक यानी सोमा, बॉडी। तो बॉडी के जो पार्ट्स हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो नर्व्स डेडिकेटेड होते हैं उस सिस्टम को हम लोग कह रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम? इट कंट्रोल्स आवर skeletal muscle, autonomous nervous system, it controls our smooth muscles। और फिर ये फर्दर दो पार्ट में बंटता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसी को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सोमैटिक सिस्टम हमारे मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को, यानी हमारे वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। तो इनवॉलेंटरी मसल्स कहाँ पे हैं? विसरल ऑर्गन के ऊपर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जैसे यूरिनोजेनिटल सिस्टम के ऊपर, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कई जगह पे होंगे, ठीक है। तो उनको कंट्रोल करता है हमारा ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम करता है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इनके एक्टिविटी को बढ़ा देगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इनकी एक्टिविटी को कम करेगा। ये इनकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ये इनकी एक्टिविटी को कम करेगा। और तीसरा है विसरल नर्वस सिस्टम। ये जो है ये कंट्रोल करता है कंट्रोल्स आवर विसरल ऑर्गन्स। जगह कम पड़ गया इसीलिए ब्लू कलर से लेके आपको दिखाई पड़े। तो हमारे बॉडी के यानी
आप टोटल एनाटॉमी को देखिएगा तो 3 पार्ट में आप अपने एनाटॉमी को डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया एनाटॉमी मतलब जो ऑर्गन्स है, मसल्स इज ए काइंड ऑफ ऑर्गन। तो एक हो गया स्केलेटल मसल, एक हो गया स्मूथ मसल, और एक हो गया विसरल ऑर्गन जो बॉडी के अंदर है, उन ऑर्गन्स को, जैसे हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, ये सब ऑर्गन्स है ना, ग्लैंड्स हैं बहुत सारे। तो विसरल ऑर्गन्स के कैटेगरी में आएंगे, बॉडी के अंदर के जितने ऑर्गन्स है वो, तो उनको कंट्रोल करने के लिए अलग सिस्टम, इनके लिए अलग और इनके लिए अलग, और इन सभी को कंट्रोल करता है हमारा जो नर्व, वही है, इसीलिए वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। समझ गए? अब इस क्लासिफिकेशन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो कि एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। तो किनको कंट्रोल कर रहे हैं? स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये थोड़ा रिलैक्स करता है, काम डाउन करता है, तो स्मूथ मसल की एक्टिविटी को घटाएंगे। बोलिए। विसरल नर्वस सिस्टम जो है हमारे विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और विसरल ऑर्गन हो गया बॉडी कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो, तो यहां से लेके यहां तक में जितने ऑर्गन्स हैं वो सब आते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, वो सभी आ गए। हार्ट तो खैर फिर भी मसल है, तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल होगा, है ना, वो मसल है, वो हमारे इनवॉलेंटरी मसल में आता है। भले वो अपना कंट्रैक्शन सिग्नल अलग से अपने जनरेट करता हो, पर हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। हम चाह के अपने हार्ट बीट को बढ़ा या घटा तो रह सकते, तो नहीं कर सकते, हमारे विल पे नहीं है। इस तरह मिटा दें। हो गया। अब एक चीज देखिए, ये जो नर्व्स है ना, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, इनका ओरिजिन दो जगह से होता है। नर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये फिर दो पार्ट में बंटते हैं। एक है क्रेनियल नर्व्स और दूसरे हैं स्पाइनल नर्व्स। और क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आपस में कोऑर्डिनेट करके इन सिस्टम्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स, इनका ओरिजिन है, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन,
और दूसरी बात है, इन ह्यूमन देयर आर 12 पेयर्स ऑफ cranial nerves. तो ये क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से ओरिजिनेट कर रहे हैं, पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे जहां इसे कंट्रोल करना है वहां तक पहुंचता है, और इनकी संख्या है 12। स्पाइनल नर्व्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द, नाम से ही पता चल रहा है कहां से निकलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरी बात, इन ह्यूमन देयर आर 31 pairs of spinal nerves. ये टोटल सभी मिलकर हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ही इतना लंबा चौड़ा है, आगे का सीन कैसा होगा आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, बट फिर भी आपके बुक में, आपके है ना सिलेबस में इसको काफी सिंप्लीफाइड रखा गया है। दैट्स इट। उससे बियॉन्ड जाएगा ही नहीं, नहीं देगा, नहीं देगा, हटा दिया तो क्यों रखेगा। और दूसरी बात है, नीट अपना सिलेबस रिलीज भी तो करता है, हम क्या क्या देंगे, तो हर बार देखिएगा वो जो आपके एनसीईआरटी बुक में है उन्हीं चीजों को वो लिखता है। जो नीट के सिलेबस में है वो एनसीईआरटी बुक में है, एक आध दो चीज होगा जो एक्स्ट्रा है, तो आप देख लेंगे। फॉर्म भराएगा जब उस समय, यानी जनवरी 25 में जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन विंडो खुलता है ना, उस समय ब्रोक्योर में सारा कुछ दिया रहता है। तो जो भी एक्स्ट्रा है उसको देखने के लिए आपको 4 महीने का टाइम देता है। मई में एग्जाम होता है, जनवरी में है ना रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, यू हैव एनफ टाइम। आप लोग को तो 26 में देना है ना। तो आप लोग का अभी तक प्रोग्रेस है, पहला यूनिट, पहले यूनिट में चैप्टर नंबर 4 छूटा हुआ है, किंगडम एनिमेलिया हुआ था, राइट, किंगडम एनिमेलिया नहीं हुआ, नहीं हुआ, किंगडम प्लांटी हो चुका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, तो लिविंग वर्ल्ड के बाद सीधे पहले प्लांट किंगडम फिर लिविंग वर्ल्ड, मतलब 2 चैप्टर उसमें हुआ है, 2 चैप्टर उसमें बाकी है, और फिर हम लोग यूनिट 5 में चल रहे हैं, इसमें सेकंड लास्ट चैप्टर यानी 5th चैप्टर है ये, बीच का कोई चैप्टर नहीं हुआ, नहीं छूटा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। खैर हम अपने तरफ से तो काफी एक्सेलरेटेड रखे हैं, आपका एक वीक में एटलीस्ट एक चैप्टर हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो मार्च तक में भगवान की दया से हो ही जाएगा। बेटा इधर, मार्च के पहले ही हम लोग फिनिश कर लेंगे।
देखिए एनसीईआरटी जो नंबर ऑफ लेक्चर्स पर चैप्टर देता है वो ये मानकर चलता है कि जो प्रीवियस क्लासेस के टॉपिक्स हैं वो आपको पूरी तरीके से आते हैं, हम उन पे बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये होता नहीं है, क्योंकि 8, 9, 10 में सभी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते नहीं है। तो हम जब 11th बताना शुरू करेंगे, 9th का फाउंडेशन, 10th का फाउंडेशन, उसके बेसिस पे 11th आएगा ना, तो पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है। आप कहिएगा 9th कहाँ जरूरी है, जितना चीज 9 में पढ़े वो सब 11th पे आ रहा है। देखिए बायोडाइवर्सिटी उसमें था, हटा दिया, अलग बात है, और 11th का पहला यूनिट बायोडाइवर्सिटी है पूरा का पूरा, है ना। सिस्टम्स आपके 10th में थे, लिविंग क्या कहते हैं, जो लाइफ फॉर्म्स हैं। पहला चैप्टर क्या था आप लोग का बायोलॉजी में 10th का? लाइफ प्रोसेसेस, वो सभी इसमें। उसके बाद सेकंड चैप्टर क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी इसमें। उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन, वो 12th में आपको पढ़ने के लिए। फिर जेनेटिक्स था उसमें, वो भी 12th में पढ़ने के लिए। फिर इवोल्यूशन है, थोड़ा थोड़ा बहुत शॉर्ट कर दिया। हेरिडिटी था, इवोल्यूशन हटा दिया, और हेरिडिटी बिना इवोल्यूशन के इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो उसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करता है। एनीवे, सो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये हम लोग देखे। अब देखिए नर्व्स के बारे में इतनी चर्चा हो गई तो जानना पड़ेगा ना कि ये नर्व है क्या चीज। तो हम लोग आगे देखेंगे न्यूरॉन, जो कि सेल ऑफ नर्वस सिस्टम है। तो देखिए इस चैप्टर को ना 3 पार्ट में बांटा है, आप गौर से देखिएगा। तो पहला पार्ट है कंप्लीटली डेडिकेटेड टू द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन कैसे ट्रांसमिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस करता है ना, उससे कंसर्न है। सेकेंड पार्ट में आपको बताया है हमारे नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ऑर्गन्स के बारे में, ब्रेन के बारे में बताया, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया, उसके फंक्शंस के बारे में डील किया। थर्ड पार्ट में क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स, उसमें 2 ही सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, एक है आई और दूसरा है ईयर, एंड देन द चैप्टर विल एंड। इसलिए आपके इस चैप्टर का 3 हिस्सा है, एक है नर्व्स, दूसरा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा हिस्सा है हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, आई एंड ईयर। सो हम लोग पहले चैप्टर, पहले पार्ट में आए, ये है न्यूरॉन्स। देखिए न्यूरॉन में ना 2 पार्ट होता है, हम लोग क्लासिफाई कर करके पढ़े तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। एक कहलाता है साइटोन, और दूसरा है इसमें एक्सॉन। साइटोन में फिर 2 पार्ट आता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट, ठीक है, और ये एक्सॉन। अब ये जो साइटोन है ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स। उसके बाद न्यूरॉन्स on the basis of cyton and axon। इसको फिर डिवाइड किया गया है कई पार्ट में, नॉन पोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर।
पहले एक क्लासिफिकेशन नोट कीजिए, उसके बाद वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो न्यूरॉन को हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ साइटोन एंड एक्सोन। कहां कहां पाए जा रहे हैं ये आप अलग से लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन में घसपच मत कीजिएगा, ठीक है, इसीलिए उस समय शुरू में नहीं लिखे, ऐसे क्लासिफाई कर लीजिएगा, नॉन पोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। उसके बाद अलग लिखेगा नॉन पोलर फाउंड इन ऐसे, अगला लाइन यूनिपोलर फाउंड इन ऐसे, ठीक है, इससे क्या होगा आपका सिस्टमेटिक भी रहेगा और आपको ज्यादा लगेगा नहीं कि एक साथ कितना सारा आ गया, याद करने में दिक्कत होगा नहीं। एग्जाम्पल्स हमेशा हमारे पास होने चाहिए, इससे क्या होता है अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। आप एक काम कीजिए, स्टिकी पैड जरूर रखिए, हाँ, उससे क्या होगा बुक में जो लिख रहे हैं कल को मान लीजिए वो आपको लगेगा ये हम पढ़े हुए हैं बेकार में लिखा हुआ है, बुक गंदा लगेगा, स्टिकी पैड रखिएगा, स्टिकी पैड रखिएगा, उससे क्या होगा कल को मान लीजिए आपको लगे कि नहीं इसका जरूरत नहीं है, उठा के निकाल दीजिए। बुक पे लिखने से क्या होता है बुक गंदा हो जाता है। किसी को भी रखना चाहिए,
आपको बताए ना, बुक में थोड़ा कंडेंस करके दिया, हम अपने आप में ही आपको उस लेवल तक ले जाते हैं जिससे बियॉन्ड नीट आपसे नहीं पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो स्टिकी नोट जमा करके रखने का चीज नहीं, उसको खर्च करने का चीज है ताकि नया खरीद सके। तो बैग में लेके रख लिया कीजिए। ये जो अभी कर रहे हैं ना, इसी समय यूज करना है। जैसे कॉपी लेके बैठते हैं ना, साथ में स्टिकी पैड्स लेके बैठिए, है ना। बुक पे लिखने के जगह फटाक से उसको लगाइए। पतला वाला नहीं, चौड़ा वाला आता है। हाँ, वही तो, वेरी इंटेलिजेंट। हो गया। क्या कान हाथ और आंख की बात कर रहे हैं, किताब कॉपी पे ध्यान दीजिए। अभी थोड़ा सा बताए, स्टिकी नोट्स तो उसका यूज समझिए। बोलिए क्या पूछना है, हमसे पूछिए, हम ना बताएंगे, हम लिखे हैं ना। बोलिए क्या पूछना है। हो गया कंफ्यूजन क्लियर, तो मिटा दिया जाए। ये तो हो गया होगा। पोल, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल नहीं है, केमिस्ट्री वाला पोल है। नहीं, वो फिजिक्स में आता है। केमिस्ट्री में पोल आता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वाला, पोलर ग्रुप्स। और वहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो एटम ऐसे आ गए जो आपस में शेयरिंग से, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का बना तो लिया, लेकिन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वैसे में क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है, वाटर में रहता है ना, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड पोलर इसलिए कहलाता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा टिल्टेड रहेगा, हाइड्रोजन की तरफ कम। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो न्यूट्रल बॉन्ड है, उसमें कहीं चार्ज है नहीं।
लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट जब ऑक्सीजन के तरफ हो रहा है तो बाय वर्च्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करने लगता है, तो दूसरे एंड पे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तभी ना ये बॉन्ड न्यूट्रल रहेगा। तो ये जो एक एंड पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, इसके वजह से जो पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, इसी को पोलैरिटी कर रहे हैं। तो यहां पे उस तरह का पोलर नहीं है, इसमें एक पोल माना गया है एक्सॉन को और एक पोल माना गया है इससे जो ब्रांचेस निकलेंगे डेंड्राइट। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक साइटोन है। हाँ, और ये रेस्ट एक्सॉन कलर।
बन गया? बोलिए। डेंड्राइट, स्यूडो यूनिपोलर, डोर्सल रूट गैंग्लियन, कलेक्शन ऑफ नर्व्स। इससे पहले कि आप लोग बनाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप बनाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूरॉन में दो पार्ट है, एक है साइटोन और दूसरा है एक्सोन। साइटोन जो होता है वो न्यूरॉन का मेन बॉडी होता है, ठीक है, और एक्सोन को आप कह सकते हैं कि इसके साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होते, साइटोप्लाज्म और कुछ अलग मटेरियल्स इसमें पाए जाएंगे, ठीक है, बट सेल ऑर्गेनल्स, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें नहीं होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम लोग आते हैं साइटोन पर। साइटोन में आप देखिएगा ये स्टार लाइक प्रोजेक्शंस हम लोग दिखा रहे हैं। रीजन क्या है, ये रिपीटेडली ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो हम लोग एक जो रिप्रेजेंटेटिव न्यूरॉन लेकर चलते हैं, वो दरअसल ऐसा न्यूरॉन है जो लास्ट टाइप आप लिखे हैं मल्टीपोलर, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन को दिखा रहा है, ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या करते हैं, अलग अलग दूसरे न्यूरॉन से काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होते हैं उसमें, इसीलिए ब्रांचिंग हम लोग यहां दिखा रहे हैं। तो ये ब्रांचिंग एक्चुअली कहां पर है, ये ब्रांचिंग है साइटोन में, और साइटोन के ब्रांचेस आगे चल के बनते हैं जो वो कहलाता है डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स की खासियत क्या है, ये दूसरे न्यूरॉन से जाके जुड़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे न्यूरॉन के किस हिस्से से जुड़ेंगे, उसके एंड प्लेट्स, तभी उससे उसमें इंफॉर्मेशन जाएगा। इसमें जो इंफॉर्मेशन आया इसके हेड से लेके टेल तक आएगा, इस टेल से दूसरे में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, डेंड्राइट्स एक्चुअली क्या है, इनके प्रोजेक्शंस हैं, इनके ब्रांचेस हैं साइटोन। अब साइटोन में एक नॉर्मल एनिमल सेल में जो जो पार्ट्स होंगे वो सब इसमें पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे साइटोप्लाज्म है, जैसे इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा लेमा। जो मसल सेल पर है, मसल सेल में हम लोग क्या लिखे थे, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, यहां क्या कर दिए न्यूरोलेमा, ठीक है। उसके बाद वहां था सार्कोप्लाज्म, ऐसे होता है साइटोप्लाज्म, यहां हो गया न्यूरोप्लाज्म। इस तरीके से जितने सेल ऑर्गेनल होने चाहिए सभी होते हैं इसमें, एक एनिमल सेल। खास बात क्या है, इसके साइटोप्लाज्म में काफी डेंस ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रैन्यूल का कलेक्शन रहता है।
इन ग्रैन्यूल्स को नाम दिया गया है निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, वन बाय वन सबके बारे में देखेंगे भी। ये निसल ग्रैन्यूल्स दरअसल है क्या, राइबोसोम विथ सम पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन और राइबोसोम आपस में कलेक्ट होकर अलग अलग जगह पे बिखरे हुए रहते हैं, तो इन्हें हम लोग निसल ग्रैन्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये काफी मात्रा में इसमें साइटोन में पाए जाएंगे और ये डेंड्राइट में भी रहते हैं। तो डेंड्राइट यहाँ बहुत पतला हम लोग दिखा रहे हैं, जब इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें भी होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये जो है आगे के तरफ जहां से ब्रांच आउट होता है उस पोर्शन को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, और एक्सॉन हिलॉक आगे चलता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और उसके बाद ये मल्टीपल ब्रांचेस में टूटते हैं। तो इस ब्रांच में मतलब ये जो ब्रांचिंग हो रहा है इसे कलेक्टिवली कहते हैं एंड प्लेट। ठीक है, और ये जो ब्रांचिंग हुआ एंड प्लेट जो है यहां पे एक्सॉन का जो ब्रांचिंग हुआ इसे कहते हैं आर्बोराइजेशन। ठीक है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, दैट टर्म इज आर्बोराइजेशन। एंड प्लेट लिख दें फॉर्म्ड बाय आर्बोराइजेशन of the axon। ब्रांचिंग, आर्बोराइजेशन मतलब ब्रांचिंग। तो देखिए इस एक्सॉन के दो हिस्से, एक इधर आर्बोराइजेशन और एक तरफ हिलॉक। तो नाम से पकड़ लीजिएगा हिलॉक कहां पर है, जहां से साइटोन से ये ब्रांच आउट हो रहा है, और आर्बोराइजेशन वो हिस्सा है जहां इसका एंड है, एंड प्लेट। राइट, अब एंड प्लेट जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। ये छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इसको एक्सपैंड करके अगर देखें ये एक ब्रांच आउट है ना, एक्सोनल प्रोजेक्शन। इस एक्सोनल प्रोजेक्शन का अंत जो होता है वो ऐसे एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब एक सोलन स्ट्रक्चर में होता है, जिसे हम लोग कर रहे हैं एक्सोनल नोड्यूल। नोड्यूल कैसा होता है, खुला हुआ, ये नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। इस नोड्यूल में बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। ये तो हम लोग एक डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, इसके चारों सरफेस पे सब तरफ स्फेरिकल है ना, तो स्फेयर है तो चारों तरफ उसका जो दीवार है हर दीवार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा बहुत सारे वेसिकल्स। ठीक है, इन्हें नाम दिया गया है प्री साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्स मतलब होता है जंक्शन। तो ये जाके जिससे भी जुड़ेंगे, जिससे भी साइनेप्स करेंगे, उस साइनेप्स के पहले का हिस्सा प्री साइनेप्टिक, ऐसे समझ गए है ना। तो ये वेसिकल्स का नाम पड़ा प्री साइनेप्टिक वेसिकल। और इनकी खासियत क्या है, इनके अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं, उन केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यही इसका फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का, कि जब इस एंड प्लेट तक ये सिग्नल लेकर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर के मदद से अगले वाले जो भी जिससे भी इसने जंक्शन बनाया उस तक सिग्नल भेजा जाएगा। इसीलिए ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें भरे हुए रहते हैं। राइट, अब आप बना सकते। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था, आज से क्लास में इसको डील नहीं कर पाएंगे, अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉज कर दीजिए।